नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको बताना चाहूँगा। हमारे बीच में हैं एक अभिनेता, निर्माता और राजनेता, समाज सेवी और इस बुंदेलखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले राजा बुंदेला जी हमारे बीच में हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। राजेश्वर प्रताप सिंह जूदेव से राजा बुंदेला का जो एक सफर है वो कैसे तय हुआ है? एक तो ये इतना बड़ा लंबा नाम सिनेमा में ये पद्धति रही नहीं, परिपाटी नहीं है। एक अमिताभ बच्चन को छोड़ के बाकी सबके नाम उस जमाने में राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार ऐसे। तो जब पहली फिल्म मुझे मिली, माननीय शिव कुमार जी उसके डायरेक्टर थे, तो ये पूरा नाम ब्रिजभूमि थी। ब्रिजभूमि। और ये पूरा इतना बड़ा नाम लेके मैं जब पहुंचा, सिलेक्शन मेरा हो चुका था, तब उन्होंने मुझे एक चॉइस दी कि या तो ये नाम रहे या फिर तू रोल छोड़ दे। तो अब ये द्वंद्व मेरे दिमाग में रहा। मुश्किल तमाम एक फिल्म मिली, वो भी भूमिका नायक की। तो रातों रात फिर हमने अपने नाम को खुद ही कतरबंद करके बुंदेला रखा, क्योंकि ये लड़ाई इसी की थी कि साहब ये नाम ना जाए, बाकी तो देख लें। तो बुंदेला एज इट इज़ रखा और बाकी सबको काट कूट के राजा पे सिमटा दिया। उससे एक अच्छी बात ये हुई कि मेरी एक अलग पहचान हुई। इस तरह का दूसरा कोई नाम आपको ये तो हो गया तो हो गया, लेकिन फॉर मी एक अच्छा रहा कि एक अलग पहचान रही और उस पहचान को फिर मैंने जीने की कोशिश की। आपने हिंदी की कुछ फिल्मों में काम किया, शोला, शबनम, स्वर्ग है और कुछ और। इसके अलावा आपने राजस्थानी और हरियाणवी भी फिल्में की हैं। तो ये सफ़र आप करते करते फिर निर्माता बने और फिर इस राजनीति के क्षेत्र में आने का कैसे मन में विचार आया आपके? देखिए, तो जो जहाँ तक अभिनय का विषय है, मैं बाकायदा ट्रेनिंग लेके गया। हमारा भारत सरकार का एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, न्यू दिल्ली में है, बाराखंबा रोड पर। तो उसमें मैंने 3 साल की ट्रेनिंग ली, बाकायदा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट किया, टेलीविज़न, वो भी भारत सरकार का ही सेंटर है। वहाँ करने के बाद फिर मैं बॉम्बे आया। चूँकि जो फिल्में आ रही थी उनको मैं स्वीकारता रहा, चाहे वो राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, ब्रिज की हो। कोई ऐसी बैकिंग नहीं थी साहब जिसके भरोसे खड़ा किया जाए कि नहीं साहब हम हिंदी में करेंगे और हीरो पे ही रोल करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति तब होती है जब आपका कोई माई बाप हो, सिनेमा में कोई आपकी बड़ी स्टैंडिंग हो, आपका परिवार हो जो आपको सपोर्ट कर। वहाँ मेरे लिए सर्वाइवल भी ज़रूरी था और सर्वाइवल के बाद काम का दिखना भी ज़रूरी था। जो दिखेगा वही बिकेगा। और ये जो रंगमंच है वो भी बहुत थोड़ा था। शशि कपूर और जेनी कपूर जी की वजह से पृथ्वी थिएटर पे वो भी हमें महीनों में, सालों में एक थिएटर को प्ले करने का मौका मिलता था। तो जो काम आया वो मैं करता चला गया। और मुझे ये मालूम था कि कलाकार की अवधि बहुत लिमिटेड होती है, आपका पीक एक लिमिटेड समय तक होता है। फिर कई ऐसे दौर आए जहाँ पर जो रोल मैं कर रहा था उनसे मुझे तसल्ली नहीं थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर कि क्यों ना अपनी प्रोडक्शन कंपनी डाली जाए। नहीं बहुत बड़ा काम हो, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे उसमें हैं, हमारे काबू में हैं, उस तरह की फिल्में हम बनाएं। उसमें मैंने एक प्रथा बनाई, एलेक्स हिंदुस्तानी बनाई, माय नेम इज़ दैट गेम ऑफ चेस बनाई, और किसने भरमाया मेरे लखान को बनाई। 5-6 फिल्में हमने बनाई जो हमारे बिल्कुल काबू में थी, उनको हम रिलीज़ भी कर सके। इसी दौरान बुंदेलखंड राज्य की मांग का बहुत बड़ा जोर था। संगालाल मल्होत्रा जी उसको लीड कर रहे थे।
और दो लोग मेरे यहाँ पहुँचे, हरिमोहन विश्वकर्मा जी और एक और साथी। हरिमोहन विश्वकर्मा जी उन दिनों जागरण में लिख रहे थे, जगदीश तिवारी और वो दोनों, और उन्होंने हमें ये बताया। और मेरी बात उस ज़माने में टेलीफोन वो ही थे, तो मेरी शंकर भैया से बात कराई और मैं लगा कि चलो घूम के आते हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट मित्र थे, अब तो नहीं रहे दुनिया में, जुगनू शारदे, धर्मयुग और हिंदुस्तान साप्ताहिक को वो लिखते थे, बड़ा नाम था राइटिंग की। हमने उनसे कहा चलो पिकनिक कराते हैं आपकी, तो बोले हम आपको ओरछा में रुकाएंगे। ओरछा में तब एक ही होटल था आपका। अब वो 15 दिसंबर की बात थी और हुजूम, ऐसा ही कोई भी पार्टी नहीं थी जो उस मंच पर नहीं हो, और सब बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे थे, और उसमें मुख्य अतिथि मैं था। और हम उन राइटर को ये शर्त पर लेके आए थे कि तुम हमें लिख के दोगे मैं क्या बोलना है। हमें कुछ नहीं, हमें जो डायलॉग बोले जाते थे वही हम बोलते थे। तो रात में वो अपने दारू वारू पी के मछली वछली खा के सो गए, जर्नलिस्ट आदमी थे। सुबह वो उठे नहीं, 11 बजे लोगों ने लाके मुझे मंच पे बैठा दिया। अब खाटी नेता रविंद्र शुक्ला जी, आपके राजेंद्र अग्निहोत्री जी, आपके ये उन्होंने सापा विरोध नहीं कर रही थी, चंद्रपाल यादव जी, सब लोग वो आखिर में मुझे मंच पे खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए, ईश्वर ने, चूंकि रंगमंच से था, डायलॉग बोल लेता था, तो वो किसी तरह हमने संभाला कि साहब मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन जो बात कहूँगा सच कहूँगा, और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होना चाहिए। आज से मैं समर्पित हूँ। फिर और भी कुछ बोला। वो एक मेरा टेस्ट था। फिर आगे चलता चला गया। हाँ, फिर यकीन जानिए, मुझे एक बस बुंदेलखंड राज्य से के बारे में कुछ और बात करें थोड़े सा। अभी हम उसी टॉपिक पे चलते हैं कि वैसे तो लोग छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाते हैं, आप बड़े पर्दे से टीवी पर भी आए और आपने कुछ सोनी पे कुछ धारावाहिक वगैरह भी कंपनी से हमारा कुछ, अच्छा वो भी, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हमने पहला सीरियल किया मुझे चांद चाहिए, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। हाँ। उपन्यास है उनका, और वो भी इसी पर्पज से कि उसमें बहुत ज़्यादा गांव देहात की बैकग्राउंड था। वो लड़की गांव से निकल के गई, सुरेंद्र वर्मा जी का, तो उसकी शूटिंग मैंने बुंदेलखंड में की। प्रथा की शूटिंग भी बुंदेलखंड में की। फिर अपना मैं पूरा प्रोफेशन जो सिनेमा का था वो बुंदेलखंड में ले आया। और वो भी बाद में जो कह रहा था, उस पहली मीटिंग के बाद, सभा के बाद, मुझे ये जिम्मेदारी महसूस हुई कि मैं पूर्णतः तो नहीं, लेकिन कम से कम समय पर बुंदेलखंड के लिए जरूर खड़ा हूँ और इन लोगों का साथ दूँ। क्योंकि उस वक्त मेरा खूब काम चल रहा था, 4 शिफ्टें थी, 2-4 फिल्में आ रही थी, तो एक तरह से सिनेमा में, सिनेमा के बाहर तो मैं पूरा फिर दूसरी सीरियल बनाई, किसने फरमाया, मेरे लखन को फिल्म बनाई, तो मैं यही लेके आ गया। और साथ साथ बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा एक संस्था थी, उसका मैं संरक्षक हो गया। तो दोनों काम मैं करता रहा, लेकिन वो व्यावसायिक दृष्टि से मुझे बहुत नुकसान हुआ उसका, क्योंकि आप दो नावों में सवार होकर आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ की भी जवाबदेही मेरे ऊपर थी और वहाँ की कंपनी भी मेरी थी। वो तो ये कहिए गनीमत कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी सुष्मिता मुखर्जी, उसने बहुत दिनों तक कंपनी को संभाला और फिर हम थोड़ा सर्वाइवल कर गए। फिर एक स्टेज पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं सिनेमा में अब इस हैसियत से बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगा, और अगर यहाँ नहीं टिका तो वहाँ पे भी नहीं मैं टिक पाऊंगा। तो मुझे अब तय करना है। उन्हीं दिनों दुर्भाग्य से शंकर भैया का इंतकाल हो गया, वो रहे नहीं, तो फिर जिम्मेदारी मेरे हाथों पे आई और मैं पूर्णतया फिर अपनी कंपनी को वहीं के लोगों को दे के आया जो चला रहे हैं, मैं मदद करता हूँ। लेकिन फिर मेरा सिनेमा में डायरेक्शन का रह गया, पैसे जुटाने का रह गया, या फिल्म रिलीज कराने का रह गया। वो भूमिका जो पहले होती थी वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई और यहाँ बढ़ती गई। बुंदेलखंड राज्य बनाने की तमन्ना आपके जो दिल में थी, जो एक जज्बा आपके मन में लेकर के आप उतरे थे, और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा जो संगठन खड़ा किया था आपने, जिसके संरक्षक थे, उसके बाद में फिर आपने 15 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिले जोड़ करके एक जो संगठन आपने बनाया, और उसमें बुंदेलखंड राज्य की मांग को बहुत तेजी के साथ में आपने उभारा और बहुत तेज ये काम आपका चला। आजकल कुछ धार कम हुई है क्या बुंदेलखंड राज्य की मांग की? बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा
राजनीतिक हो गया था और उसके कई धड़े थे। शंकर भैया की स्वर्गवास होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसको इनकैश करवाना चाहा, जिस चाहे रूप में जो भी हो। उस लड़ाई में मैं नहीं था और कई लोग उसके लिए चुनाव आयोग तक गए। चुनाव आयोग में बहुत वो हुआ। हमने एक बुंदेली सेना उसी दौरान कायम किया। हमारा मकसद ये था कि यह आग जलती रहनी चाहिए, जब समय हो तब आप पॉलिटिकल बन जाइए, लेकिन अभी कम से कम। और बुंदेली सेना, अब आप यकीन जानिए, हम लोग नोएडा से लेकर लखनऊ से लेकर चित्रकूट और भोपाल तक हमने कायम कर ली है। लेकिन हम पार्टी फोरम पे ही बात करना चाह रहे हैं। अब वो समय गया कि आप बसें जलाएं, ट्रेनें रोकें, सरकारी उसकी धज्जियां उड़ाएं, वो तो प्रॉपर्टी को नुकसान करना, तो वो हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय केवल ये है कि हम एक लक्ष्य को साधने के लिए, जिस तरह से भी जो पार्टी फोरम में है, जैसे बीजेपी 3 राज्यों को बना चुकी है, और मेरे लिए जब मैंने ज्वाइनिंग की पार्टी तो मेरी राजनाथ सिंह से क्लियर कट बात हुई थी कि मैं पार्टी की मांग को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पहला मुद्दा है, तो ये मेरे साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब पार्टी के जो कायदे नियम कायदे हैं उनके पर बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ, आज भी कल भी आपकी सभा में मैंने, बाकी सब ने मोदी जी के नाम काम गिनाए, सब ये गिनाए। हमने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि इस भाई ने पार्लियामेंट में 2 बार बुंदेलखंड की बात कही है। मेरा फर्ज बनता है, मैं 20 साल से 25 साल से बुंदेलखंड के लिए लड़ रहा हूँ। इस भाई ने मेरी आवाज़ बन के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है, उसका मैं सहयोग करने आया हूँ, उसका धन्यवाद देने आया हूँ, और आपसे विनती करने आया हूँ कि प्रस्ताव बुंदेलखंड का लंबित है वहाँ पर लोकसभा में, और चर्चा के लिए सभापति ने वो भी दे दी सहमति। तो अगर ये जाएंगे तो वहाँ फिर से वो प्रस्ताव उठाएंगे और फिर चर्चा होगी, और राज्यसभा लोकसभा में दोनों में अगर ईश्वर ने चाहा तो पास हो गया तो हमें बुंदेलखंड राज्य की संभावना दिखती है। मैंने लड़ाई को सर इसी तरह मोल्ड किया है कि ये चर्चा होना चाहिए। पार्लियामेंट में उठने से पूरे देश को पता चल गया कि बुंदेलखंड राज्य की एक मांग चल रही है। अदरवाइज कागज पन्नों में जिले के स्तर पर सब जगह है। तो वो मुझे कभी नहीं रोका गया, और वो कहते हैं कि रोकी, आप अपनी आवाज को कहिए जरूर, विद्रोह मत करिए, विरोध नहीं करिए, विद्रोह मत करिए, लेकिन कम से कम अनुनय विनय तो कह सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। और इनके मैनिफेस्टो में है, तो वो तो मेरे साथ रहा है और जीवन तक, जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो हुई हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी दौरान हमने 2 बड़े कार्यक्रम किए बुंदेलखंड में। खजुराहो को हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिया जो पूरे के पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं था। इस बार 5 दिसंबर को 10वां साल होगा, और मैं दावत देता हूँ आप सबको, आप जरूर आएँ। जरूर 5 से लेके 11 दिसंबर तक होता है। शेखर कपूर से लेके अनुपम खेर वगैरह सब लोग, हर साल हम 1-2 लोगों को चिन्हित करते हैं, एक महिला को, पुरुष को भारत गौरव सम्मान देते हैं। बाकी लोकल लोगों को, लोकल सिनेमा भी चलता है, विदेशी भी चलता है। लास्ट ईयर हमारे साथ फ्रांस और हंगरी थे, इस साल हमारे साथ अमेरिका पार्टनर पे। और दूसरा, हम लोगों ने ओरछा में एक राम महोत्सव का, जो जय श्री राम वाले राम नहीं, हम राम महोत्सव, वो जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, भाइयों में भाई हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, इसकी परिभाषा क्या है ये जानने के लिए हम राम महोत्सव करते हैं। ये भी 7 दिन का है, और इसमें हम श्री रामायण केंद्र के बच्चे बुलाते हैं जो व्याख्या करते हैं। और फिर हमने 2 थिएटर बनाए हैं, कपड़ा टॉकीज, उनमें हम राम के ऊपर फिल्में चलाते हैं। ये कार्यक्रम ओरछा में कब रखा है? इस बार तो अप्रैल में होना था, क्योंकि चुनाव लग गए थे, तो अब सितंबर में हम निश्चित तौर पर आपको डेट दूंगा, प्रस्तावित है। हाँ, और नहीं, डेट डिक्लेयर हो गया। 13 सितंबर से। 13 सितंबर से। और एक और तीसरा जो लास्ट ईयर हमने किया, वो भी महत्वपूर्ण है, आप लोग सब मीडिया से हैं। हमने ओरछा लिटरेचर फेस्ट, जैसा आप जयपुर लिटरेचर फेस्ट का, जी, उसमें हम पुस्तक मेला भी रखते हैं, और नए राइटर्स को हम मौका देते हैं अपनी बात कहने का, जो बेचारे किसी वजह से कह नहीं पाते हैं। हाँ, तो उनको हमने लास्ट ईयर हमने वो किया था, वो 5 दिन था, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हमारे साथ को सहयोगी की भूमिका थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम मैं इसलिए कर गुजरा कि आप लोगों का साथ था। मैं रहूं या ना रहूं जिंदगी में, ये 3 ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनंत काल तक चलेंगी। आज हमारे बीच
राज कपूर ना हो लेकिन राज कपूर का खानदान सिनेमा कर रहा है, वी शांताराम ना हो लेकिन वी शांताराम का राजकमल स्टूडियो चल ही रहा है। तो मैं यही चाह रहा था कि कला की दृष्टि से लोग बॉम्बे सब ना जा पाए तो कम से कम कुछ लोगों को यही मौका मिले। और आप यकीन जानिए खजुराहो से अभी तक 11 फिल्में बिक चुकी हैं डिफरेंट OTT पे। हम हर साल 2 लड़कों को स्कॉलरशिप देते हैं अनुपम खेर एकेडमी से और एक एकेडमी ओमपुरी साहब के नाम से, तो सबको स्कॉलरशिप मिलती है। एक कलाकारों को हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है और कोशिश यही है कि हमारे हाथों जितना भला हो सके उतना करें। और ओरछा में हमारे पास एक जगह है, उसको फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू कर रहे हैं। उसमें केवल लाइटमैन, ट्रॉली पुलर, डायरेक्टर, एक्टिंग हम रख ही नहीं रहे, हम केवल टेक्निकल विधाएं सिखा रहे हैं। बाहर से जो शूटिंग के लिए आएगा तो हम उसको कैमरामैन की जगह, एडिटर की जगह, बाकी और जितने नीचे वाले लोग हैं, श्रमिक, ट्रॉली पुलर, लाइटमैन, ड्रेस असिस्टेंट, उन सबको हम मुहैया कराएंगे ट्रेड। बुंदेल जी, आप कला के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जहां ओरछा और खजुराहो दोनों को आपने जो है अपना केंद्र चुना हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि अभी भी पर्यटन की दृष्टि से ओरछा और खजुराहो जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है विश्व पटल पे, अभी भी मुझे लगता है कि इनका उतना जो स्थान होना चाहिए वो अभी भी नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे इस में? नहीं, बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है। उसमें मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे बहुत सारे इस इंटरव्यू देखने के बाद नाराज हो जाएंगे लोग, हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा दोष है। मैं केवल विधायक सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव सभा से लेके जिला परिषद के अध्यक्ष के लोगों के। देखिए, हम हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। जैसे ये फिल्म फेस्टिवल मैंने किया, सरकार तो मुझे तीसरी साल से जुड़ी है, शुरू के 2 सालों में हमने खुद किया है। आप और ये जोड़ने का मतलब ओरछा और खजुराहो में करने का मतलब आप बिल्कुल सही पकड़े, क्या हम उस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं। खजुराहो में सिवाय उस मंदिर के अलावा और भी कुछ है, आसपास आप देखें बांधवगढ़ है, व्हाइट टाइगर है, ये सारे रिसोर्ट्स हैं। जी। इसी तरह ओरछा में राम मंदिर के अलावा भी आप देखिए तो पूरा का पूरा आपका घड़ियाल सेंचुरी है, आपके गिद्ध वो उनका है। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो जगह थोड़ी बहुत जान पहचान की है उसको व्रत रूप में लोगों को देखने को मिले। और इसमें जब तक जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट नहीं लेगा, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मोदी जी की बजाय पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे, देश विदेश की कोई भी बड़ी शख्सियत आती थी उसको दिल्ली में और ज़्यादा से ज़्यादा ताजमहल दिखा के विदा कर देते थे। ये मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने साउथ को, उड़ीसा को, दिल्ली को, पंजाब को, हर जगह बड़े बड़े अपने जितने भी बाहर के डेलीगेट्स हैं उनको घुमाया, उनको दिखाया। G20 सम्मेलन भी जो है, जी, सारी बैठकें उसकी खजुराहो में भी रखी, अलग अलग। मैं भी उस एक बैठक में मुझे मौका मिला था जाने का। तो ये दृष्टिकोण है ना, और यही मैं चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि आप बजाय इसके कि आप झांसी सेंटर बना लें, महोबा सेंटर, आप महोबा के आसपास देखिए तो कितनी खूबसूरती है, कुछ लोगों को वहां ले जाइए। और ये सरकार पे अगर आप भरोसे रहे तो सरकार उतना ही करेगी जितना उसको करना है। अगर आपने इनिशिएटिव लिया, जैसे आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैं पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, उसको देखें, आप उसको कैप्चर करें और फिर रिलीज करें, टेलीकास्ट करें, तो लोगों को लगे अरे यार हमारे यहाँ ऐसी भी खूबसूरती है। अब आप चित्रकूट पे अगर कोई काम करे ढंग से तो चित्रकूट से तो करोड़ों का राजस्व मिल सकता है। बहुत बहुत चारों ओर ऐतिहासिक, धार्मिक, सब कुछ ऐसा है। और चित्रकूट मैंने घूमा इस बार, अद्भुत वो रोड जो है, जो भीम, वो कहाँ पे जहाँ पे उन्होंने ताल बनाया, जहाँ पे कुंड बनाया, भीमकुंड, और वो रोड देखिए कितना खूबसूरत है, वो पूरा सतना वाला रोड। तो ऐसी जगहों पे आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे, उनको दिखाएंगे नहीं तो कैसे प्रचलित होगा। बुंदेलखंड में असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की, जो विश्व के मानचित्र पर जो है अपना स्थान है, लेकिन और भी बना सकते हैं। निश्चित। बुंदेल जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है, जैसा कि आपने कहा बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए हमारे हमीरपुर महोबा के सांसद ने 2 बार मामला उठाया, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे 4 सांसद वहाँ के, 4 सांसद यहाँ के हैं इस समय या रहेंगे आगे, तो उन लोगों को भी जो है बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए पार्लियामेंट में प्रयास करने चाहिए।
तो कुछ मोटिवेशन ऐसा और लोगों को करना चाहिए ताकि वो भी मोटिवेट हों और सरकार से मांग रख सकें। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये जो चुनावी मेरा दौरा है निश्चित तौर पर इसी नज़रिए से है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को अब लिखना शुरू करूंगा। अभी चूंकि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था, तो मांगता कैसे मैं? वो कहते आपने हमारे लिए क्या किया? तो अभी मैं व्यक्तिगत हर जगह गया हूँ और खूब समय दिया है, तो अब मेरा कम से कम इतना हक बनता है कि मैं उनको लिखूं और ताकीद करूं, भाई वो ना उठाए, लेकिन एक आदमी ने अब झंडा हाथ में ले लिया है, कम से कम उसके साथ सहमति तो रखें। एक और मैं आपके जरिए बात बता देता हूं, अगर 10 साल तक बुंदेलखंड नहीं बना, मैं आपको दावे से कहता हूं हम बेकारी हो जाएंगे। हमारे पूरे पहाड़ टूट रहे हैं, जितनी गिट्टी जो क्या जीरा और ये सब आपकी जा रहे हैं, सब आपके पहाड़ों से टूट के जा रहे हैं। खनन हो रहा है। जितना नहीं, वो खनन भी हो रहा है लेकिन बेचा भी जा रहा है। आपकी लाल मिट्टी, जितनी जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं एक्सप्रेस वे, उसकी नीचे जो लाल मिट्टी है वो हमारे पहाड़ों की है। आपके पेड़ कट गए, आपका बेलाताल जैसा जगह जहां पानी की कभी कमी नहीं होती थी, पूरे महोबा डिस्ट्रिक्ट में पानी बेलाताल से मिलता था, बेलाताल भी सूखा पड़ा है। हमने अगर खुद निगरानी नहीं की, आपने ये मान के चले कि नहीं कोई दरोगा आएगा जो इस गांव को संभालेगा और इस गांव को वो ठीक कर देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। योगी जी रहेंगे, व्यवस्था है, अनुशासन है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन योगी जी अगर चले गए तो फिर क्या करोगे? तो आप फिर वहीं ढाके 3 पात, मोदी चले गए, कोई ये हम अमृत लेके थोड़ी आए। हर आदमी का एक पीरियड है, उस पीरियड के बाद तो फिर वही और हमें खुद सहभागिता हाँ, करनी होगी, वो आप समझ गए, श्रम करना होगा। अगर हमने राज्य के लिए हम खड़े नहीं हुए और हमने ये बात नहीं मांगी, बेतवा खेल वाटर लिंक का भी क्या हाल होना है आप देख लीजिएगा। बिजली कहाँ है, क्या होगा? हमें खुद अपनी मांग के लिए खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को अपनी मांग की तस्वीर साफ दिखानी पड़ेगी। 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राजमार्ग। तो ये हमारे साथ थे राजा बुंदेला जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, अपने विचार रखे और बुंदेलखंड को एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आप प्रयासरत हैं। न केवल बुंदेलखंड राज्य को दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, बल्कि इस बुंदेलखंड के जो पर्यटन के क्षेत्र हैं, खजुराहो है, चित्रकूट है, ओरछा है, इसको भी विश्व के मानचित्र पर दर्शाने के लिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। इन्हीं बातों के साथ में आपसे बहुत विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।